नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों कल हमने पौधों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों आज हम पौधों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न ईवीएस में या सीटेट में या सुपर टेट में और यूपी टेट में पूछा जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोस्तों कभी न कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में यूपी टेट और की पुस्तकें और ये हिंदी जो नया बैच प्रारंभ हो चुका है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घटपर्णी नामक पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखिएगा। कब कहाँ पाया जाता है दोस्तों? असम में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मेघालय में या पश्चिम बंगाल में? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी लोग, कहाँ पाया जाता है? जल्दी से सारे बच्चे बताएं कहाँ पाया जाता है दोस्तों। चलिए बताइए दोस्तों, घटपर्णी नामक पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में, मेघालय में या पश्चिम बंगाल में? दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने आपको एक पौधे के बारे में बताया होगा जिसका नाम है घटपर्णी पौधा। क्या नाम है दोस्तों? घटपर्णी पौधा नाम है उसका, घटपर्णी पौधा नाम है दोस्तों। आपने देखा होगा उस पौधे की बनावट दोस्तों इस प्रकार से है। वो दोस्तों ये पौधा जो है वो घड़े के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? घड़े के आकार का बना होता है, घड़े के आकार का बना होता है दोस्तों। और ये एक विशेष प्रकार की दोस्तों गंध निकालता है, एक विशेष प्रकार की गंध निकालता है, जिससे दोस्तों जो जानवर होते हैं, कीट पतंगे होते हैं दोस्तों, वो सब क्या कहते हैं, इसकी ओर खींचे चले आते हैं दोस्तों। और ये एक ऐसा पौधा है घटपर्णी जो कि क्या है, मांसाहारी होता है दोस्तों। क्या होता है? मांसाहारी होता है। ये पौधा कैसा होता है? ये मांसाहारी पौधा होता है दोस्तों। ठीक है, यानी दोस्तों ये मेढक, कीट पतंगे सब कुछ ये खाता है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों ये जो गंध निकालता है, इस गंध से दोस्तों सारे मेढक, कीट पतंगे इसकी ओर खींचे चले आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं, इसके अंदर आ जाएंगे। बस तुरंत ये अपना ढक्कन क्या कर लेता है दोस्तों? बंद कर लेता है ये दोस्तों। ये पौधा बहुत ही यानी कि दोस्तों ये मांसाहारी पौधा हो जाता है, ये बंद कर लेता है। ये पौधे पाए कहाँ जाते हैं? ये क्वेश्चन बना है, पूछा गया है कि किस राज्य में पाया जाता है। तो ये पौधा दोस्तों आपके मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ये चीज है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी आपको मैंने दी थी और जानकारी आप पढ़ लीजिएगा क्लास में। ठीक है, ये मेघालय, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, शैवाल किस रंग के होते हैं? हरा होता है, काला होता है, सफेद होता है या लाल? आपने पढ़ा होगा शैवाल के बारे में दोस्तों। जो शैवाल होते हैं दोस्तों हमारे ऊंचे दोस्तों, ऊंचे पर्वतों पे, ऊंचे पर्वत दोस्तों, यानी कि पर्वत क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कह सकते हैं पहाड़ों पे मिलता है, पहाड़ों पे, पत्थरों में, पहाड़ों में, पत्थरों में, हर जगह दोस्तों, पहाड़ों में, पत्थरों में और भी जगह हमें क्या करते हैं, शैवाल दोस्तों क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं दोस्तों। और शैवाल का जो रंग होता है वो क्या होता है दोस्तों? हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रीन होता है शैवाल का रंग दोस्तों। शैवाल हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, आप सभी जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, हरा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है? बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है? पीपल को, बरगद को, नीम को या आम को? दोस्तों मैंने आपको बताया था ना बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष दोस्तों जहां दोस्तों महात्मा बुद्ध को, जहां पे महात्मा बुद्ध को किसकी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। वही क्या कहलाता है आपका? बोधि वृक्ष कहलाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस पीपल के वृक्ष के नीचे। किसके? पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो कौन सा वृक्ष था आपका? पीपल का वृक्ष था दोस्तों। किसका? पीपल का वृक्ष, जो कि दोस्तों बहुत ही उपयोगी माना जाता है दोस्तों पीपल का। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, गर्म में इसके नीचे अगर आप बैठेंगे तो ठंड लगेगी दोस्तों, और जैसे ठंड में बैठेंगे तो गर्मी लगेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके फूल और इसके वो दोस्तों औषधि के रूप में भी आते हैं। इसके छाल, इसकी लकड़ियाँ सभी दोस्तों औषधि के रूप में भी कार्य करते हैं। और पीपल को दोस्तों हम शनिवार को दोस्तों दीपक भी दिखाते हैं आप लोग। और इसको क्या माना जाता है, इसलिए इसको क्या देव वृक्ष भी माना जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसे? देव वृक्ष भी इसे माना जाता है आपके पीपल को। और महात्मा बुद्ध के नीचे तो महात्मा बुद्ध ने इसी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी दोस्तों, और इस वृक्ष की महानता बढ़ गई दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट
दोस्तों रेशम कीट हमें देता है, रेशम का कीट हमें क्या प्रदान करता है? शहद प्रदान करता है। रेशम घास या रोशनी दोस्तों, रेशम का कीट हमें क्या प्रदान करता है दोस्तों? शहद, रेशम, घास या रोशनी प्रदान करता है दोस्तों। क्या होगा? रेशम का कीट। दोस्तों आपने देखा होगा रेशम का कीट कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पेड़ पे। कहाँ पाया जाता है? शहतूत के पेड़ पे दोस्तों, शहतूत के पेड़ पे रेशम का कीट पाया जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों। तो जो रेशम का कीट दोस्तों, जो हमें रेशम का धागा, जो रेशम का धागा जो हमें मिलता है दोस्तों, जो रेशम का धागा हमें मिलता है वो हमें इन्हीं दोस्तों रेशम के कीटों से मिलता है दोस्तों। तो ये रेशम के कीटों का दोस्तों कैसे ये होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या होता है कि रेशम के कीटों को पहले क्या करते हैं, शहतूत के पेड़ पे दोस्तों, शहतूत के पेड़ पे खूब सारे ढेर सारे रेशम के कीट दोस्तों आते हैं। फिर उनको क्या किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। एक टोकरी में रेशम के कीटों को दोस्तों क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद दोस्तों एक विशेष प्रकार के यानी एक जाली बनाई जाती है, विशेष प्रकार की जाली बनाई जाती है दोस्तों। ऐसे एक विशेष प्रकार की जाली होती है और उसी में दोस्तों रेशम के कीटों को हर जैसे कि खाने में रख दिया जाता है। हर खाने में उस जाली में इसको रख दिया जाता है और इसको दोस्तों एक जगह पे सुरक्षित रख दिया जाता है। और वहां पे कई दिनों बाद दोस्तों देखा जाता है जो रेशम के कीट होते हैं दोस्तों, ये अपने यानी कि दोस्तों एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिससे कि एक धागा बनता है। कौन सा धागा? यही रेशम का धागा दोस्तों बनता है आपका। तो ये होता है दोस्तों, ये रेशम दो धागा बनता है। फिर दोस्तों वो उसको क्या करते हैं, अपना वो ले आते हैं और वही उसी में से धागा निकालते हैं। तो ऐसे दोस्तों ये होता है रेशम के कीट दोस्तों, ये होता है। तो ये शहतूत में वो पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बी इज द रेशम की दोस्तों वो चीजें हमें मिलती हैं, रेशम देता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मच्छर के काटने से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? मच्छर के काटने से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? मलेरिया, डेंगू, ए और बी और बुखार। दोस्तों आपको सभी पता होगा मच्छर हमारे लिए कितना हानिकारक होता है। मच्छर दोस्तों हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है। और मच्छर की उत्पत्ति कहाँ होती है? जब जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है दोस्तों, वहीं पे मच्छर की उत्पत्ति बहुत ही जल्दी होती है। अगर आपके घर में कहीं भी पानी इकट्ठा दोस्तों, कूलर में इकट्ठा है, टंकी में बहुत पुराना पानी कह सकते हैं आप, पुराना पानी दोस्तों क्या कहते हैं, पुराना पानी, कई दिनों का पानी दोस्तों यानी इकट्ठा है, तो उसमें जो होता है मच्छर बहुत ही जल्दी उत्पन्न होते हैं दोस्तों। तो पानी इकट्ठा न होने दो दोस्तों, क्योंकि मच्छर की उत्पत्ति पानी से में ही बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं दोस्तों, वो बच्चे देते हैं अपने अंडे, तो बहुत ही जल्दी उस मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है। तो होने वाली बीमारी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मच्छर से मलेरिया और डेंगू ये दोनों बीमारियां होती हैं दोस्तों। मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छर से होती है। ठंड देके आपको बुखार आने लगेगा दोस्तों, और क्या कहते हैं आपके दोस्तों सर बहुत ही तेज दर्द होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा। सारी चीजें दोस्तों ये किसके लक्षण है? आपके मलेरिया और डेंगू के होने के लक्षण है दोस्तों। तो सी होगा इसका आंसर। ए और बी दोनों यानी कि मच्छर के काटने से होने वाला रोग होता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, हाथी कितने घंटे सोता है? हाथी कितने घंटे सोता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों सी टेट में पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया है, और हो सकता है सुपर टेट में भी पूछने की संभावना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हाथी बहुत ही विशालकाय जीव होता है। आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा हाथी होता है दोस्तों। वो एक दिन में 100 केजी खाता है। सोचिए वन डे में कितना, 100 किलो खाना खा जाता है दोस्तों। 100 किलो पत्ते वो खा जाता है एक दिन में। हाथी 100 किलो पत्ते खा जाता है। अब सोचिए 100 किलो पत्ते खाने वाला तो सोता होगा, हमें लग रहा है 15-20 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे ना। आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, कई बच्चे यही आंसर दे रहे होंगे कि 8 घंटे सोता है सर, इसमें से कोई अरे भाई लग रहा है 15 घंटे। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हाथी जैसा विशाल का, जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोगों की ये थॉट होती है, जो लोग मोटे होते हैं बहुत सोते हुए यार, ये सोच होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जो ये हाथी है, हाथी जस्ट इसका अपोजिट है। हाथी जो सोता है वो केवल दोस्तों 2 से 4 घंटे सोता है। कितना घंटे सोता है? मात्र 2 से 4 घंटे सोते हैं दोस्तों, बहुत ही कम सोने वाला है। सोचिए 24 घंटे में दोस्तों केवल 2 से 4 घंटे वो सोता है, और 20 घंटे तक वो क्या करता है, 20 घंटे तक दोस्तों वो जागता रहता है हाथी।
तो सोचिए दोस्तों, अपनी यानी कि शरीर के विपरीत प्रक्रिया कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों ये हाथी जो होते हैं कीचड़ में खेलना इनको बहुत पसंद होता है, क्योंकि कीचड़ में दोस्तों जब ये खेलते हैं तो इनको ठंड प्रदान होती है, क्योंकि ये दोस्तों काले शरीर के स्लेटी कलर के होते हैं इनको, तो काफ़ी इन्हें ठंड भी गर्मी बहुत लगती है दोस्तों। तो जब ये कीचड़ में खेलते हैं तो इन्हें ठंड काफ़ी मिलती है दोस्तों। इनके जो कान होते हैं, जो बड़े बड़े कान होते हैं, ये पंखे की तरह होते हैं दोस्तों, इनको बहुत ही फायदा करते हैं। और दोस्तों जो इनकी सबसे जो सीनियर फीमेल होती है, यानी सीनियर फीमेल हथनी दोस्तों, वही इनकी क्या होती है, जो इनकी समूह की क्या होती है, इनके समूह की संचालक होती है। इनके समूह की क्या होती है, संचालक होती है दोस्तों। जो सीनियर हथनी होती है सबसे फीमेल, वो इनके समूह की संचालक होती है। और जो दोस्तों इनके नर बच्चे होते हैं, जो हाथी के नर बच्चे होते हैं दोस्तों, ये मुश्किल से 14 से 15 साल रहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होते हैं, वो झुंड छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर दोस्तों क्या होती है, फीमेल्स हथनियां रह जाती हैं, और दोस्तों फीमेल्स और जो उनसे 14 से 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों हाथी से संबंधित, और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप जानते हैं। और दोस्तों जरा बताइए कि और कौन सा जानवर है जो कि सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों 2 घंटे सोने वाले होते हैं गाय दोस्तों, और जिराफ दोस्तों। जिराफ जो होता है ये भी दोस्तों बहुत ही कम सोता है। गाय और जिराफ ये सब दोस्तों भी 2 घंटे बस सोते हैं दोस्तों। गाय और जिराफ भी बहुत कम सोते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि कौन 17 घंटे सोता है, हमारे सलाथ महोदय 17 घंटे सोते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस जानवर को रेगिस्तानी क्षेत्र में कार्गो के रूप में अत्यधिक उपयोग किया जाता है। वो भेड़ होता है, हाथी होता है, ऊंट या बकरी। कार्गो के रूप में दोस्तों उपयोग किया जाता है। या आपसे कोई पूछ सकता है दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, जरा कमेंट करके सारे बच्चे बताएं। जरूर आपने पकड़ लिया होगा कि सर किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी ने एनसीईआरटी में और बहुत ही बचपन से ये बताया जाता है कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज हमारे ऊंट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, ऊंट को कहा जाता है। और दोस्तों ऊंट की एक और क्वालिटी होती है, ये अपने गर्दन की थैली में, जो गर्दन की थैली होती है दोस्तों, गर्दन में हाँ एक विशेष प्रकार की थैली होती है दोस्तों, उसमें ये पानी दोस्तों इकट्ठा कर लेता है। पानी को क्या कर लेता है, काफी समय से इकट्ठा कर लेता है दोस्तों। और जब इसको जरूरत पड़ती है तो फिर वो उसी से पानी अंदर लेता रहता है दोस्तों। तो ये चीज है, यानी कि ऊंट दोस्तों अगर एक बार पानी पी लिया तो 1 से 2 दिन 3 दिन तक बिना पानी पिए वो रह सकता है दोस्तों। और आप जानते हैं कि रेगिस्तान में दोस्तों वहां पे आपको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों ये जानवर जो है कार्गो कहा जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र का। और बहुत ही यानी यातायात के रूप में दोस्तों ऊंट को इस्तेमाल किया जाता है वहां पे, इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बहुत ही इनके जो पंजे होते हैं दोस्तों, एकदम गद्देदार पंजे होते हैं, जिससे कि ये ऊंट जो बालू होता है, बालू पे आसानी से चल पाते हैं और बहुत तेजी से चलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए उनको यहाँ पे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, एकदम स्पीड से, और कोई जानवर उस स्पीड से नहीं चल सकता दोस्तों। मनुष्य भी चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये बड़ी तेजी से चलते हैं, तो इसका ऊंट होगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, किन जनजाति के लोग अपना घर पेड़ों पर बनाते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चांगपा, तारू या पिग्मी, इनमें से कोई नहीं। कौन सी जनजाति के लोग होते हैं दोस्तों जो अपना घर कहाँ बनाते हैं, अपना घर दोस्तों पेड़ों पे बनाते हैं। ऐसी कौन सी जनजाति होती है जो अपना घर कहाँ बनाती है, पेड़ों पे बनाती है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो पिग्मी जनजाति के होते हैं। कौन से, पिग्मी। दोस्तों नोट करते चलिएगा, क्योंकि जितना आप लिखेंगे चीजों को उतना आपको याद होगा दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कॉपी कलम लेते रहिए दोस्तों, और आपस में बात करने से अच्छा है आप लिखते चलेंगे, तो आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं हटेगा। और जो आप इतना बहुमूल्य समय अपना दे रहे हैं दोस्तों, तो कुछ मिलेगा आपको, तो ये लगेगा हाँ यार आज कुछ क्वेश्चन मैंने किए। तो वो चीज पिग्मी दोस्तों जो जनजाति के होते हैं, पिग्मी जनजाति की जो होती है दोस्तों, वो अपने दोस्तों जो घर बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पे बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने का सलाह देता है। मियादी बुखार, अनीमिया, चिकनगुनिया या डेंगू। हम दोस्तों सभी जानते हैं जो डेंगू होता है ये किससे होता है, मच्छर से फैलने वाला रोग है। मच्छर से मलेरिया फैलने वाला रोग है। मच्छर से डेंगू, मलेरिया, ये सभी चीजें किससे होती है, मच्छर से होती हैं दोस्तों। ठीक है,
अब दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे कि किसमें गुड़ और आंवले में और हरी पत्तियों में। तो दोस्तों आपको मालूम है कि सभी में हमारे दोस्तों खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इनमें क्या होते हैं, हरी पत्तियों में आयरन बहुत ही अधिक पाया जाता है। क्या होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है दोस्तों हरी पत्तियों में, गुड़ में और आंवले में। आंवले में विटामिन सी भी पाया जाता है, आप सभी जानते हैं विटामिन सी भी पाया जाता है दोस्तों आंवले में सबसे अधिक। तो ये चीज है। तो दोस्तों ये क्यों खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो अनीमिया रोग होता है दोस्तों, अनीमिया रोग में आयरन की कमी, विटामिन सी की कमी, सारी चीजों की कमी ये पूरी करते हैं। गुड़ हो गया दोस्तों, आंवला हो गया, पत्तियां, हरी पत्तियां हो गए। तो दोस्तों अनीमिया रोग में ये खाने से थोड़ा सा आपको बहुत ही फायदा करता है दोस्तों। तो ये सलाह दी जाती है, डॉक्टर कहता है यही खाइए आप। तो ये हिंट दिया गया कि भाई ये खाने की सलाह दिया, ये कौन सा रोग है, तो ये अनीमिया रोग होता है दोस्तों। कौन सा, अनीमिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, रेगिस्तान ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, नहीं है पूछा गया है नहीं पूछा गया है। याद रखिएगा, इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, इसकी जड़ें उथली होती हैं, ये अपने तने में जल संरक्षित करता है, ये 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। क्या है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक वृक्ष। मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा रेगिस्तानी ओक वृक्ष, क्योंकि इससे दोस्तों हमेशा हमारे एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो या टेट हो या सुपर टेट हो, हमेशा दोस्तों इस ओक वृक्ष से आपसे प्रश्न बनेगा। ये आप 101% लिख के मुझसे ले लीजिए कि ओक से हमेशा आपसे क्वेश्चन किसी न किसी पाली में जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो दोस्तों ये रेगिस्तानी ओक जो होता है ना, ये वृक्ष दोस्तों बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही बड़ा होता है। ये रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो होता है दोस्तों, ये 8 मीटर ऊंचा होता है। कितना होता है, 8 मीटर तक ऊंचा होता है। और जो इसकी जड़ें होती हैं, ये जब तक दोस्तों पानी को नहीं प्राप्त कर जाती, कहा जाता है कि दोस्तों जब तक ये पानी को प्राप्त नहीं कर रही थी तब तक ये बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे आप कहते हैं ना पाताल में पानी है ना, पाताल तक दोस्तों जाती हैं इसकी जड़ें जब तक ये पानी को प्राप्त नहीं कर लेती। इतनी दोस्तों सोचिए इसकी जड़ें गहराई तक जाती है। तो इसकी जड़ों में क्या होता है, जल भी संरक्षित होता है, ये भी बात सही हो गई। इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, ये भी बात सही है दोस्तों कि ओक वृक्ष जो होता है इसमें पत्तों की दोस्तों संख्या क्या होती है, वो बहुत ही कम मानी जाती है ओक वृक्ष में, ठीक है। और इसकी जड़ें उथली होती है, ये बात बिल्कुल गलत है कि भाई ऐसा नहीं है कि ओक की जड़ें उथली होती है। ये होता है कि ओक की जड़ें काफी गहराई तक अंदर होती है दोस्तों, जिससे कि जब कभी वहां के लोगों को दोस्तों रेगिस्तान से, और रेगिस्तान में पाया जाता है दोस्तों ये, और जगहों पर पाया जाता है, तो ये दोस्तों जब लोगों को, वहां के लोगों को पानी की आवश्यकता होती थी, तो वो एक पतली सी पाइप डाल के इसके तने से वो क्या निकाल लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते थे दोस्तों। तो ये चीज है, ये आपका ऑप्शन ये गलत है। ये आपके स्टडी 91 में दोस्तों आपकी कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है दोस्तों, कुड़ुक पूछा है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाषा से संबंधित, जनजातियों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा दोस्तों। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में भी आ सकता है। जल्दी से बताएं दोस्तों, कुड़ुक कहाँ की जनजाति है, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, देखते हैं कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा। कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ लोग सी, कुछ लोग डी। चलिए देखते हैं किसका सही होता है दोस्तों। मिजोरम दोस्तों, कुड़ुक कहाँ के लोगों, मिजोरम नहीं होगा दोस्तों, मणिपुर नहीं, मेघालय दोस्तों, झारखंड। कहाँ की, झारखंड की जो जन भाषा है, ये वहाँ की भाषा क्या है दोस्तों, झारखंड के लोग होते हैं दोस्तों, वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, वो कुड़ुक भाषा बोलते हैं दोस्तों, झारखंड के लोग। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या के सुझाव की थीम की उप थीम क्या है। परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, जानवर और पौधे। दोस्तों मैंने आपको बताई जो हमारी थीम होती है, मैंने आपको बताए थे ना थीम कितनी होती है, टोटल हमारी थीम कितनी थी,
6 थीम थी दोस्तों, हमारी टोटल कितनी थी? थीम 6 थी दोस्तों। मैंने आपको थीम उप थीम के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा की है, मैंने क्लास बताई। तो यहाँ पे उप थीम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? उप थीम की बात हो रही है दोस्तों। तो परिवार एवं मित्र हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे थीम के अंतर्गत आते हैं। क्या दोस्तों? परिवार थीम के अंदर, आश्रय, ये सब क्या है दोस्तों? आश्रय हो गए। तो ये सब हमारी किसके थीम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जल हो गया, तो ये सब थीम के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब हमें बताना है कि उप थीम पूछा है। क्या पूछा है? उप थीम पूछा है दोस्तों। तो कैसे बनाते हैं? तो परिवार और मित्र तो थीम के अंदर ये हो गया। हम जानवर और पौधे दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जानवर और पौधे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अलुबरीन एक यात्री जिसने कि हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अलबरीन ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न था, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से सही कथन दोस्तों, अलबरीन दोस्तों यानी कि एक यात्री था। आपको मालूम है अलबरीन के बारे में, इसमें क्या सत्य था, यानी बात, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, कि नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए कौन सा सही है। केवल बी सही है, बी और सी सही है, केवल सी सही है, ए, बी और सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा एक बार दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल दोस्तों। आपको मालूम है अलबरीन जो कि दोस्तों भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले इसने किया था। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसने काफी 1000 वर्ष तक अलबरीन जो था वो भ्रमण करता रहा दोस्तों हमारे भारत का। इसने भ्रमण किया, भारत की संस्कृति के बारे में जानना चाहा, भारत के और भी चीजों की, भारत में क्या क्या है, इस चीजों के बारे में उसने जानने का प्रयास किया अलबरीन ने। तो ये सही है भी। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश में बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। दोस्तों तालाब, जो पानी को एकत्रित करने से दोस्तों जो तालाब थे, कुएं थे, इनसे दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ था अलबरीन। यार अजीब तरह से, यानी चारों तरफ से पत्थर से सीमेंटेड कर दिया जाता है, फिर वर्षा का पानी उसमें एकत्रित किया, तो ये उसके देश में नहीं होता था ऐसा। उसने ये चीज विचित्र देखी कि यार किस प्रकार से पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, तो ये उसके लिए नया चीज था। तो उसने दोस्तों इसको अपनी कॉपी में, किताब में लिखा। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें से सही कथन क्या है, ये चीज दोस्तों उसने बहुत लिखा। तो ए, बी और सी तीनों बातें बिल्कुल सही है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों आपको बताया था वायुमंडल की संरचना मैंने आपको पढ़ाई थी दोस्तों। वायुमंडल जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चारों तरफ से गैसों से घिरा हुआ जो मंडल होता है दोस्तों वो क्या कहता है? वायुमंडल कहलाता है। जिससे चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं वो वायुमंडल है। तो पूछ रहा है जो पृथ्वी तल के नजदीक है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मध्यमंडल तो बीच में हो गया, नामी से है मध्यमंडल, ये आपका ऑप्शन कट गया, बचा समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो हम सभी जानते हैं कि समताप मंडल में ही हमारी जो ओजोन परत थी दोस्तों, क्या है? ओजोन परत जो होती है समताप मंडल में ही होती है। कि दोस्तों ओजोन परत जो कि दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो दोस्तों ओजोन परत हमारी क्या करती है? रक्षा कवच एक तरह से आप कह सकते हैं। ओजोन परत दोस्तों ये होती है जो कि रक्षा कवच कहलाती है सॉरी, जो कि हमारी रक्षा करती है, जिससे दोस्तों सूर्य की पराबैंगनी किरणों से ये ओजोन परत जो होती है रक्षा करती है, जो कि हमारी गैस सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी से दोस्तों क्या हो रही है? क्षतिग्रस्त होती जा रही है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। तो ये चीज है। और यहाँ पूछा है कि पृथ्वी तल के जो नजदीक होती है दोस्तों वो क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है दोस्तों। जिससे क्षोभ मंडल जो कि हमारे पृथ्वी से नजदीक होता है, क्योंकि मौसमी संबंधी, क्या दोस्तों? मौसम से संबंधित सारी चीजें, मौसम से संबंधित वर्षा दोस्तों, आंधी तूफान, सारी चीजें किसमें होती है? हमारे क्षोभ मंडल में होती है। तो वर्षा से संबंधित, मौसम से संबंधित सारी चीजें जो घटित होती हैं वो किसमें होती है? क्षोभ मंडल में होती है, जो कि हमारे पृथ्वी तल से सबसे नजदीक का स्तर होता है दोस्तों। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य से हानिकारक किरणें से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आयन मंडल होगा, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल है, चुंबक मंडल। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो ओजोन स्तर होता है ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं दोस्तों, अल्फा जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जो कि हमारे पृथ्वी को आने पर दोस्तों अगर डायरेक्ट ये आ गई तो हमसे बहुत ही नुकसान हो सकता है दोस्तों। त्वचा कैंसर हो सकता है और भी कई सारी बीमारियां हैं जो कि हमें हो सकती हैं दोस्तों।
दोस्तों। तो ये जो ओजोन स्तर होती है, जो ओजोन परत होती है दोस्तों, जो ओजोन लेयर होती है, ये दोस्तों हमारी रक्षा करती है इन पराबैंगनी किरणों से। तो यही ऑप्शन पूछा गया है दोस्तों, तो बिल्कुल क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण संभावित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधे द्वारा या वायरस द्वारा। दोस्तों क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण दोस्तों संपादित होता है, कैसे संपादित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर लीजिएगा। कंफ्यूजन करने के लिए आपसे दोस्तों कई प्रकार से घुमाया है ऑप्शन, देखते हैं कौन से बच्चे आंसर देते हैं। बहुत ही अच्छा, देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, फोटोसिंथेसिस आपने देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण जिसमें कि पौधे स्वतः दोस्तों अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं? पौधे स्वतः अपना भोजन बनाते हैं। इसमें इनको पानी की आवश्यकता होती है, जल की यानी कि H2O की आवश्यकता होती है, और किसकी होती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है दोस्तों, और ये सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणों की आवश्यकता होती है दोस्तों। इनसे दोस्तों क्या होता है? ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पौधे जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, जड़ों के माध्यम से पूरा वो होता है। तो ये चीज है दोस्तों, ये सभी पौधों द्वारा होगा दोस्तों। ये ना हरे पौधे हैं या ऐसा नहीं कि सभी जंतुओं, ये नहीं दोस्तों, सभी पौधों के द्वारा करते हैं, चाहे वो हरे हैं या थोड़ा सा कम हरे हों, सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको ये एक मैसेज भी जाता है दोस्तों कि हम अपने पर्यावरण को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, कौन सी चीजें हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है दोस्तों। दोस्तों कागज, क्या कागज जो कि हमें वृक्षों से प्राप्त होता है दोस्तों, ये कागज क्या हमारे लिए हानिकारक है? नहीं, कागज हमारे लिए हानिकारक नहीं है। कपड़ा भी नहीं है, धातु नहीं। प्लास्टिक दोस्तों, प्लास्टिक जो कि नष्ट नहीं हो सकती। प्लास्टिक को नष्ट किया जा सकता है? कभी नहीं। प्लास्टिक को हम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते दोस्तों, चाहे आप जमीन के अंदर इसको दबा दीजिए, चाहे इसको जला दीजिए, चाहे जो कर दीजिए दोस्तों, जमीन के अंदर दबा दीजिए, जला दीजिए, चाहे जो से करिए, पर ये नष्ट नहीं होने वाली चीज है। और यही दोस्तों हमारे पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को दोस्तों बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं घटते हैं, अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? आप सभी को मालूम है दोस्तों, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे दोस्तों हमारा अवशोषण करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, और हमें क्या प्रदान करते हैं? हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं दोस्तों? हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और अगर दोस्तों ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण न करें तो बहुत ही ज्यादा दोस्तों हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके हमारे दोस्तों प्रदूषण को घटाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों अवशोषण करते हैं। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। दोस्तों जड़ इन द सेंस, जड़ इन द सेंस आप क्या कर सकते हैं? जड़ यानी कि वो चीजें जो कि जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, जो जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, जमीन के नीचे उगाई जाती हैं, जिन्हें हम उनका सेवन करते हैं। जमीन के नीचे उगाई गई दोस्तों वह सब्जियां, उगाई गई सब्जियां जिनका हम सेवन करते हैं, वो कौन सा होगा? जड़ इन द सेंस। चुकंदर, आलू, अदरक दोस्तों नहीं होगा। गाजर, हल्दी, अदरक नहीं होगा। शकरकंदी, मूली, हल्दी नहीं होगा। दोस्तों ये जो गाजर है ये जमीन के नीचे, चुकंदर हो गया, मूली हो गया, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हमारे दोस्तों होते हैं नीचे। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात में, अमेरिका, संयुक्त अरब अमेरिका दोस्तों यहाँ होगा, संयुक्त अमेरिका में, अमेरिका में के रेगिस्तानों में कहाँ
पाया जाता है। मैंने इसके बारे में आपको अभी बहुत बताया, रेगिस्तानी ओक के बारे में, पेड़ के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है दोस्तों, ये वृक्ष है। ये पाया कहाँ जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक वृक्ष जो है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी जड़ें काफी नीचे तक रहती है, मैंने आपको ये बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा ये नोट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, हो सके तो शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।